Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 9 British Policies and Their Impacts. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं पार्ट 1 में. हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे रैयत वारी सिस्टम से. अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता है कि हम रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स को पढ़ रहे थे. 2 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स हम पढ़ चुके थे. अब हम पढ़ेंगे रैयत वारी सिस्टम को. बेटे ये जो रैयत वारी सिस्टम है इसमें जो वर्ड रैयत है इसका मीनिंग होता है कल्टीवेटर, पीजेंट्स. जो लैंड को कल्टीवेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? रैयत. तो रैयत वाले सिस्टम में मतलब कहीं ना कहीं किसका इंपॉर्टेंस रहेगा बच्चा? कल्टीवेटर का. ये जो रैयत वाली सिस्टम है ये मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस हुआ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था रैयत वाली सिस्टम? तो मद्रास में हुआ था. इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम. तो फर्स्ट फीचर है कि भाई इस सिस्टम में, रैयत वाली सिस्टम में, जो कल्टीवेटर होता था, जो रैयत होता था, जो एक्चुअली उस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करता था, उसी को ये रिकॉग्नाइज करते थे एज द ऑनर ऑफ द लैंड. ठीक, कोई बात. तो जो कल्टीवेटर है, जो रैयत है, उसे ही रिकॉग्नाइज किया जाता था एज द ऑनर ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू. जब तक वो लैंड रेवेन्यू पे करता रहेगा वो उस जमीन का मालिक रहेगा. अगर वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाएगा उसकी जमीनें उसे छीन ली जाएंगी. इस सिस्टम में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं थी. जो रेवेन्यू डायरेक्ट कल्टीवेटर से कलेक्ट किया जाता था. कौन कलेक्ट करते थे? रेवेन्यू ऑफिशियल्स. ठीक हुई बात. द रेवेन्यू वॉज पेड डायरेक्टली बाय द कल्टीवेटर टू द रेवेन्यू ऑफिशियल्स. रेवेन्यू ऑफिशियल्स को सीधे टैक्स मिल जाता था. देते कौन थे? कल्टीवेटर्स. इतनी बातें क्लियर है. रेवेन्यू का पेमेंट डायरेक्ट होता था, करते थे कल्टीवेटर, मिलता था रेवेन्यू ऑफिशियल्स को. जो रेवेन्यू होते थे वो फिक्स होते थे 30 ईयर्स के लिए. मतलब आज अगर हमने फिक्स कर दिया तो आने वाले 30 ईयर्स उसमें कोई चेंज नहीं होगा. आफ्टर 30 ईयर इट कुड बी रिवाइज्ड. क्या इतने पॉइंट्स क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि एक्चुअल ऑनर कल्टीवेटर होगा, रैयत होगा. सेकेंड, रेवेन्यू डायरेक्टली हम कंपनी ऑफिशियल्स को पे करेंगे. थर्ड, रेवेन्यू 30 ईयर के लिए फिक्स होंगे और आफ्टर 30 ईयर उसमें रिविजन हो सकता है. रेवेन्यू फिक्स होते थे एट अबाउट हाफ द टोटल प्रोड्यूस. जितना भी आपने प्रोड्यूस किया उसका हाफ आपको किसको दे देना है? ब्रिटिशर्स को दे देना है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को दे देना है एज रेवेन्यू पेमेंट. सपोज करो आपके मतलब जो भी फील्ड आपके पास थी उसमें 50 क्विंटल्स वीट हुआ है. तो इसका 50 क्विंटल्स का हाफ कितना होता है बच्चा? 25. तो ये 25 किसको चला जाएगा? रेवेन्यू ऑफिशियल्स को चला जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला जाएगा. अबाउट हाफ बोला है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 50%. कई बार 40% भी हो सकता है, 35% भी हो सकता है, 45% भी हो सकता है. और जो रेवेन्यू कलेक्शन था बहुत ही रिजिड था. रेवेन्यू में कभी कोई रेमिशन नहीं होता था, भले ही क्रॉप फेल क्यों ना हो जाए. देखो अगर मेरे खेतों में गेहूं, चावल, दाल कुछ भी हुआ होगा, उसका आधा मैं आपको दे दूंगी, मुझे उसमें फिर भी थोड़ी कम ही प्रॉब्लम होगी. पर मेरा खुद का प्रोडक्शन जीरो है और आप बोल रहे हैं कि हमें 25 क्विंटल्स आप एज अ रेवेन्यू दे दो, तो हाउ इज इट पॉसिबल? पर रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम बहुत ही रिजिड था. आपकी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, आपको रेवेन्यू तो पे करना ही पड़ेगा. फिर महलवारी सिस्टम की हम बात करें. इस महलवारी सिस्टम में ये जो वर्ड महल है इसका मीनिंग होता है विलेज. ठीक है. तो महलवारी सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया उत्तर प्रदेश में. जैसे रेतवारी सिस्टम मद्रास प्रेसिडेंसी में आया था, वैसे ही महलवारी जो सिस्टम था उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में आया. क्या इतनी बातें क्लियर है? रेतवारी मद्रास प्रेसिडेंसी, महलवारी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. महल का मीन्स है यहाँ ग्रुप ऑफ विलेजेस. इस सिस्टम में जो लैंड है उसे कलेक्टिवली ओन करते हैं विलेजर्स. मतलब अगर आप महल वाली सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पर कलेक्टिवली ओन की जाएगी जमीनें. करने वाले कौन होंगे? विलेजर्स. और जो रेवेन्यू सेटलमेंट होगा वो कैसे होगा? पूरे विलेज का एज अ होल, एक पूरे गांव से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी, भाई इस पूरे गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करके ले आओ. जो तौलकदार होंगे या जो हेड ऑफ द महल, गांव का जो हेड होगा, वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और फिर बाद में वो ब्रिटिश कलेक्टर्स को दे देगा. महल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस. इस सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो करने वाले होंगे तौलकदार या हेड ऑफ द महल. हेड ऑफ द महल बोले तो हेड ऑफ द विलेज.
ये कलेक्ट करके किसको दे देंगे, कलेक्टर्स को दे देंगे। जो जमींदारी या जो रेतवारी सिस्टम था, द जमींदारी एंड द रेतवारी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल चेंजेस। जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था उसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस लेके आए जमींदारी और रेतवारी सिस्टम। लैंड कमोडिटी बन गई, इस पर्टिकुलर टाइम तक लैंड कमोडिटी बन गई थी। अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का फॉर्म बन गई थी जिससे हम बेच सकते थे, खरीद सकते थे, मॉर्टगेज मतलब गिरवी भी रख सकते थे। तो अगर मैं जमींदारी या रेतवारी सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ बेसिक चेंजेस आए थे। किस में बच्चा, ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम में कैसे चेंजेस आए थे कि अब ज़मीन एक कमोडिटी की तरह देखी जाने लगी है। पहले ज़मीनों को बेचना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, पर इस टाइम तक ज़मीन एक कमोडिटी बन गई, लोग उन्हें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। मॉर्टगेज मतलब होता है गिरवी रखना। और बेटा ऐसा होने से जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, ट्रेडिशनल सिस्टम था रूरल सोसाइटी का, वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, टूटने लगा। द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन विलेजेस जो इंडियन विलेजेस की स्टेबिलिटी थी, कंटिन्यूटी थी, वो कहीं हिल गई। शेकन मतलब कांप गई, हिल गई, क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था रूरल सोसाइटी का वो तो डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। ज़मीनें बेच रहे हो, ज़मीनें खरीद रहे हो, तो ऐसे में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इंडिया बेटा कुछ चीज़ों का मेजर प्रोड्यूसर था, और वही मेजर जो प्रोडक्ट्स थे हम उन्हें एक्सपोर्ट कर देते थे। वो क्या क्या थे, हैंडमेड इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडिया बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेता था और उन्हीं चीज़ों को हम क्या कर देते थे बेटा, एक्सपोर्ट, है ना। इवन हम मेजर सप्लायर थे कोरस सिल्क मुस्लिन की, ठीक है। बहुत सारे गुड्स हम भेजते थे, पर उसके अलावा अगर हम मेजर सप्लायर की बात करें तो कोरस सिल्क के, मुस्लिन के हम मेजर सप्लायर हुआ करते थे। इसके अलावा भी हम बहुत सारे गुड्स को भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो बेटा अब हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल पॉलिसी। कब से कब तक, 1773 से 1857 की। हमने मान लिया कि 17th और 18th सेंचुरी में हम मोस्टली एग्रीकल्चरल कंट्री थे, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। पर ये था कि हम ट्रेड में की भी, इंडस्ट्री में भी एक एमिनेंट पोजीशन एंजॉय करते थे। जो हमारे मेजर प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते थे, फिर हम उसे एक्सपोर्ट कर देते थे, हैंडमेड इंडस्ट्रियल गुड्स को। हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी कोरस सिल्क और मुस्लिन की वर्ल्ड वाइड। कोरस सिल्क भी क्लॉथ है और मुस्लिन भी कॉटन का ही एक टाइप है। जब तक ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे, ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे वो दो लेवल पे ऑपरेट करते थे। पहला तो रूरल लेवल पे ऑपरेट करते थे, ठीक है। द क्राफ्ट पीपल प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑन अ स्मॉल स्केल। यहाँ पर लोग स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस करते थे, सिर्फ विलेजेस मतलब विलेजर्स, एक गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी नीड को बस पूरा करना है, इसी बात का ध्यान रखते थे। अर्बन एरियाज की बात करें तो जो क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिशंस थे, ये इंडियंस, यूरोपियन, जो डिफरेंट इंडियन बायर्स हैं, डिफरेंट यूरोपियन बायर्स हैं, उन सबके नीड्स को ध्यान में रखते हुए काम करते थे, ठीक है। ये जो क्राफ्ट पर्सन्स थे वो बहुत ही स्पेशलाइज थे, हेरिडेटरी प्रोफेशंस में थे, तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो हम यही बोलेंगे कि जब तक ब्रिटिश का एडवेंट इंडिया में नहीं हुआ था तब तक हमारे जो क्राफ्ट पीपल थे दो लेवल पे ऑपरेट करते थे। पहला लेवल था रूरल, जहाँ पर स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होता था, है ना, और बस उस गांव की नीड को पूरा करने के लिए। पर वहीं अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में थोड़ा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, हाईली स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट पीपल हैं, एंड दे वर प्रोड्यूसिंग फॉर इंडियन डिमांड एज वेल एज द डिमांड्स ऑफ यूरोपियंस। वीवर, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस थे जहाँ पर पुश्तैनी बिजनेस चला आ रहा था, एक के बाद एक जनरेशन उसको ज्वाइन करती आ रही थी। तो एक जो प्रोफिशिएंसी हम कहते हैं, स्पेशलाइजेशन, वो लोगों में आ गया था। दे लिव्ड इन टाउन्स, ये टाउन्स में रहते थे, ये रिनाउंड सेंटर्स हुआ करते थे उनके क्राफ्ट के लिए। बहुत बढ़िया डिमांड थी उस टाइम में। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर डक्का, मुस्लिन एंड बनारसी सिल्क इन इंग्लैंड। बट इस टाइम में डक्का का मुस्लिम, डेक्का का मुस्लिम और बनारसी सिल्क इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फेमस था। एक इंग्लिश ऑथर लिखते हैं कि भाई इंडियन क्लॉथ हमारे घर में हर जगह दिखेगा, हमारे क्लोजेट्स में भी दिखेगा, बेड चैम्बर्स में भी दिखेगा, कर्टन्स, पर्दे, कुशन, चेयर, हर टाइम दिखेगा, है ना। कैलिकोज और इंडियन स्टफ, हमारे पर्दे हों,
हमारे कपड़े हों, हमारे बैग चैम्बर्स हों, हर जगह आपको इंडियन कॉटन, इंडियन टेक्सटाइल ही दिखेगा। ये एक इंग्लिश ऑथर लिखते हैं। तो ये पैराग्राफ इजी था, समझ में आया होगा कि हमारे जो क्राफ्ट पर्सन है 2 लेवल पे ऑपरेट करें, विलेज लेवल पे अपनी जो छोटी-मोटी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, अर्बन एरियाज़ में ये इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए, दोनों के लिए प्रोड्यूस करते हैं। एक इंग्लिश ऑथर लिखते हैं कि भाई हमारे घरों में हर जगह हमें इंडियन क्लॉथ, कैलिको या इंडियन स्टफ ही दिखाई देता है। फिर यहीं पर हमने देखा कि ये जो शहरों में रहने वाले वीवर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिशियंस थे, गोल्ड स्मिथ थे, सिल्वर स्मिथ थे, ये वो हाईली प्रोफिशिएंट थे, इफ़ेक्टिवली अपना काम करते थे, बहुत एफिशिएंसी थी इनके हाथों में। जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो फाइनेस्ट और लार्जेस्ट थी इन द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी अगर कोई इंडस्ट्री थी तो वो हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। 18th सेंचुरी का एंड आते-आते इंडियन स्टील, वो जो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का था, है ना? हमारा स्टील इंग्लिश स्टील से ज़्यादा हुआ करता था। 18th सेंचुरी तक जो स्टील हम प्रोड्यूस कर रहे थे, दुनिया में वो कोई प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। हमारे स्टील की क्वालिटी अंग्रेजी स्टील से भी ज़्यादा अच्छी थी। अगर हम कुछ सिटीज़ की बात करें, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, सूरत हो गया, गोवा हो गया, ये फ़ेमस थे फ्लरिशिंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। विशाखापट्टनम तो आज भी शिप बिल्डिंग के लिए फ़ेमस है। तो देखो हम 1-2 चीज़ों में डील नहीं कर रहे थे, हमारा कॉटन भी फ़ेमस, हमारा स्पाइसेस फ़ेमस, हमारा सिल्क फ़ेमस, है ना? तो अगर हम कुछ सिटीज़ की बात करें जैसे विशाखापट्टनम, सूरत, गोवा, ये बहुत फ़ेमस थे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर दूसरे अर्बन सेंटर्स की हम बात करें तो कुछ ने गोल्ड में स्पेशलाइज़ेशन कर रखा था, कुछ ने सिल्वर ऑर्नामेंट में स्पेशलाइज़ेशन कर रहा था, कोई ग्रॉस कॉपर के लिए फ़ेमस था, तो कोई ब्रास के लिए फ़ेमस था। ठीक हुई बात? तो जो दूसरे अर्बन सेंटर्स थे वो स्पेशलाइज़ कर चुके थे गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स में। ऑर्नामेंट्स होता है ज्वेलरी, है ना? कॉपर ब्रास वेयर में, मतलब कॉपर के बर्तन, तांबे के बर्तन, ब्रास के बर्तन, ये भी बहुत फ़ेमस थे और वो हम बहुत हाई क्वालिटी बनाते थे। मोस्ट जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने अपने आप को गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज कर रखा था। गिल्ड मतलब एक जैसे बायर, एक जैसे सेलर, अगर कोई ग्रुप बना लें, जैसे हम सब गोल्ड बेचते हैं और हम एक ग्रुप बना लें तो उसे क्या कहा जाएगा? गिल्ड। गिल्ड ही हमारे प्राइजेस वगैरह फिर फिक्स करेगी, ऐसा मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं उनके, वो अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गिल्ड बना लेते हैं। तो जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने अपने आप को गिल्ड में ऑर्गेनाइज कर रखा था। और वो गिल्ड उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी, प्राइजेस और क्वालिटी ऑफ गुड दोनों पर ही चेक रखती थी। जब आप गिल्ड के मेंबर बनते हो तो पहला तो आप सबको क्वालिटी सेम मेंटेन करनी होती है, प्राइस सारे सेम होते थे, ठीक है? दे वर पैट्रोनाइज्ड बाय देयर रूलर्स, और ये जो क्राफ्ट पर्सन होते थे इन्हें इनके रूलर पैट्रोनाइज कर लेते थे, जिन्हें ये अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देते थे। अब अगर जो रूलर है वो आपको पैट्रोनाइज कर रहा है तो आपकी इनकम का कुछ पार्ट आप उसको दोगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और क्योंकि इनसे टैक्स या कुछ शेयर रूलर ले लेता था, इसीलिए ये रॉयल ट्रेजरी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स थे। मतलब राजकीय कोष, राजकीय खजाने में इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था क्राफ्ट पर्सन का। इंग्लिश मर्चेंट बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके जाते थे और हमें देके जाते थे गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर में जब हम डील करते हैं तो इसे कहते हैं बुलियंस। तो इंग्लिश मर्चेंट्स इंडिया आते, इंडिया से दुनिया भर का सामान लेते, पेमेंट गोल्ड और सिल्वर में करते और चले जाते। डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन क्राफ्ट, अब हम देखेंगे कि कैसे ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लग गया, नीचे की तरफ आने लग गई। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, पतन होने लग गया क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज का। जो फर्स्ट सेंचुरी थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में, मतलब पहले 100 साल जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, तभी से धीरे धीरे हमने देखा कि हमारी जो इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री है, वो डीके होने लगी, सड़ने लगी, खराब होने लगी, उस वो नष्ट होने लगी। तो जो पहली सेंचुरी थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में, उसी टाइम से हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री थी वो डीके होने लगी, सड़ने गलने लगी, डिस्ट्रॉय होने लग गई। अगर मैं 18th सेंचुरी की बिगनिंग की बात करूं, अगर हम बिगनिंग की बात करें 18th सेंचुरी की, तो जो ब्रिटिश और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने ऐसा लॉ पास कर दिया कि भैया इंडिया से आने वाला कॉटन और सिल्क हमारे मार्केट में एंटर नहीं करेगा।
तो क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से एक अच्छी क्वालिटी से कॉटन और सिल्क आता रहेगा, तो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई खरीदने वाला नहीं है, तो इन्होंने कंपटीशन को ही ख़त्म कर दिया। देखो, हमारे इंडिया से जो कॉटन और जो सिल्क यूरोप में जा रहा है, तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने क्या बोला, इसका आना बंद करो, क्योंकि लोग हमारा प्रोड्यूस किया खरीद ही नहीं रहे, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ पर हमारा सामान बिकना बंद हो गया। थस फॉरेन मार्केट्स फॉर इंडियन गुड्स वर्चुअली डिसअपियर्ड, और फिर हमारा जो फॉरेन मार्केट था बिल्कुल खत्म होने लग गया। फिर से ध्यान से सुनना, जब 18 सेंचुरी की शुरुआत हुई, तो जो ब्रिटिश और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने ऐसे लॉ बनाना चालू कर दिया जिससे कि हमारे इंडिया द्वारा बनाया गया कॉटन और सिल्क, उसकी एंट्री ही नहीं होगी कहाँ पर, फॉरेन मार्केट्स में। इस तरीके से हमारे कुछ की डिमांड धीरे धीरे करके कम हो गई और फॉरेन मार्केट्स में धीरे धीरे करके इंडियन गुड्स दिखना ही बंद हो गया, डिसअपियर हो गया। जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, तो कंपनी अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज करती है और डिस्ट्रॉय करती है इंडिया के पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, ठीक है, और सिर्फ प्रमोट करती है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। जो इंडियन वीवर्स थे, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत कम दामों पे बेचें। कई बार तो ऐसा होता है कि खुद उस क्राफ्ट पर्सन की कॉस्ट 10 रुपीज़ होती है और 10 रुपीज़ में ब्रिटिश ऑफिशियल्स उसको डरा धमका के खरीद लेते थे। इनकी मिजरी को, इनकी दयनीय स्थिति को और ज़्यादा खराब करने के लिए इन्हें मजबूर किया जाता था कि ये इंफीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल लें, क्योंकि गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल तो इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता था, है ना। तो अब अगर आप किसी हल्की क्वालिटी के रॉ मटेरियल लेके प्रोडक्ट बनाओगे, तो अब इसी बात है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। इंफीरियर रॉ कॉटन एट हाई प्राइसेस फ्रॉम द कंपनी ऑफिशियल, और कहा जाता है एक गंदी क्वालिटी का कॉटन आप हाई प्राइसेस पे किससे खरीदो, कंपनी ऑफिशियल से, जिन्होंने बहुत ही सस्ते दामों में इंडियन फार्मर से इसको लिया है। समझ में आगे बात, देखो कितने चालाक थे। हमारा इंडियन फार्मर हमें सेल ना करे, इंडियन फार्मर सेल करेगा ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बहुत ही कम दामों में, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स हमें सेल करेंगे बहुत ही ज़्यादा दामों में, ठीक है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया बच्चा, तो जो इंडियन मार्केट्स थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आने के बाद हुआ ऐसा कि वहाँ पर मास प्रोडक्शन होने लगा। मास प्रोडक्शन होने लगा तो उन्हें मार्केट की तलाश थी। वो इंडिया जैसी कंट्री की तलाश में थे जहाँ पर अपने गुड्स को डंप कर सके। तो हमारे इंडियन मार्केट में चारों तरफ चीप मशीन मेड टेक्सटाइल फ्लड आ गई थी, मतलब बाढ़ आ गई थी चारों तरफ, सस्ते और मशीन मेड गुड जो इंग्लैंड से आ रहा था। इंडिया डंपिंग ग्राउंड बन गया, उनके मार्केट में जो नहीं चलता वो सब उठा के हमारे मार्केट में डंप कर देते, ठीक है। मतलब अब इंग्लैंड हमसे सस्ते सस्ते दामों में रॉ मटेरियल खरीद रहा और हमें महंगे दामों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है। इंडिया का जो हैंडलूम टेक्सटाइल था, अब वो compete ही नहीं कर पा रहा था चीपर टेक्सटाइल ऑफ ब्रिटिश मील में जो सस्ता कपड़ा बन रहा था उससे हमारा इंडियन हैंडलूम टेक्सटाइल कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा था। हमारा टेक्सटाइल क्वालिटी में बहुत अच्छा था, मान लिया हमने, पर महंगा था, तो हम ब्रिटिश मील गुड्स से कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे वीवर का यहाँ पर भी नुकसान हुआ। जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपांशन होना चालू हुआ, तो जो रॉयल कोर्ट्स थे, जो नोबिलिटी थी, जो रूलिंग डायनेस्टी थी, जैसे मुगल्स को भी हम इंक्लूड कर लें, वो एक एक करके कोलैप्स करती गई। तो वो क्राफ्ट पर्सन, वो आर्टिशन जिन्हें रॉयल पैट्रोनेज मिला हुआ था, कोई मुगल दरबार में था, तो कोई मराठा एम्पायर में था, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं हमारे निज़ाम के पास था। अब धीरे धीरे ब्रिटिश रूल आ गया, तो निज़ाम रहे ही नहीं, मराठा पावर नहीं रही, तो हुआ ये कि उनके जितने भी कोर्ट में सिलाई करने वाले, बुनाई करने वाले, गाना गाने वाले, नाचने वाले, या कोई और बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाने वाले जो लोग थे, वो भी बेचारे सफ़र करने लगे, उन्हें भी एक सेटबैक मिला। अब राजा बोल रहा हमारे पास ही राजशाही के लिए कुछ नहीं है, तो बेटा हम तुम्हें कहाँ से पैसे दें, जाओ और अपना खुद कमाओ। जो मेंबर होते थे ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के और आर्मी, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते थे इंडियन गुड्स में, वो हमेशा उसी आर्टिकल को यूज़ करते थे जो इंग्लैंड में बनता है। तो जो न्यूली एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास थी, वो भी ब्रिटिश कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस थी, तो वो खुद भी इंडिया में बने गुड को यूज़ नहीं करती थी। उनके भी प्रेफरेंसेस ऐसे ही होते थे कि भाई हमें भी यूरोप से गुड ला के दो, हम वही यूज़ करेंगे। हम तो भैया टेस्ट में तो इंग्लिश बन ही गए हैं, अब हमें तो कुछ भी इंडियन नहीं चाहिए। और इससे एक सीवियर ब्लो मिला हमारी मैन्युफैक्चरर्स को, जो लग्ज़री आइटम्स बनाते थे, उन लग्ज़री आइटम्स की डिमांड ही नहीं बची, क्योंकि अब लग्ज़री आइटम्स के नाम पे हमें चाहिए था इंग्लैंड में बना, मशीनों से बना गुड।
और कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफॉर्म किया इंडिया को एज द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स इंटेंशनली चाह रहे हैं कि इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएं एक एक करके, सो दैट दे हैव ग्रेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। और अब इंडिया में खुद कुछ नहीं बनेगा तो ये एक बड़ा मार्केट बन जाएगा किसके लिए, फॉरेन मेड गुड्स के लिए। तो कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स की इच्छा थी कि हम सप्लायर बन जाएं रॉ मटेरियल के और मार्केट बन जाए ब्रिटिश प्रोडक्ट का। ये जो पॉलिसी थी इसने बची कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को भी पूरी तरह ख़त्म कर दिया। फिर बेटा बहुत टाइम तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक रखी हमारी ग्रोथ, मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हमारी कंट्री को अंडर डेवलप्ड ही रखना चाहता था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रखना चाहता था। वो जितना भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहाँ करते थे तो वो सिर्फ उतना ही करते थे जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ़ायदा हो। ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी जो दिन भर में हमें यूज़ होती थी, जैसे सुई, निडल, पेन्स, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, धागा, साबुन, बिस्किट, साइकिल, मेडिसिन, पेपर, सब इंग्लैंड से इंपोर्ट करे थे। मतलब वो बेसिक चीज़ें जो हम इंडिया में बना सकते थे, हम वो भी नहीं बना रहे थे। हम सारी चीज़ों को इंग्लैंड से मंगवा रहे थे और प्लानिंग भी इंग्लैंड की यही थी कि हमें इस तरह क्रिपल बना देना कि हम खुद से अपने लिए कुछ भी ना बना पाएँ, सब इंग्लैंड से ही मंगवाएँ। एक जो नई क्लास बनी है इंडियन कैपिटलिस्ट की, उन्हें भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ट्रेड, टैरिफ, टैक्सेशन, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, ये सब स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में डेवलप करने के लिए। देखो बहुत सारे हमारे इंडियन कैपिटलिस्ट ऐसे थे जिनके पास पैसा था, जो मार्केट में लगाना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, पर उनकी गलती बस इतनी थी कि वो इंडियंस थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई भी इंडियन आगे की तरफ बढ़े, इसीलिए वो बार बार ब्लॉक लगा देती थी। ठीक है, स्टम्बलिंग ब्लॉक रोकने की कोशिश करते थे कि भाई मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो इंडिया में है इनका कभी भला हो ही ना। स्टम्बलिंग का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है ठोकर लगना, लग जाना, है ना। तो ये बार बार कुछ ऐसा करते थे जिससे हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके पूरी तरह ख़त्म हो जाए, और इन्होंने कभी भी डेवलप नहीं होने दिया मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री को। ये तो वो टाइम था लेट 1851 में जब कॉटन मिल बॉम्बे में बनी, और बनाने वाले कौन थे, एक पारसी कम्युनिटी के व्यक्ति। कब बनी, 1851 में। बेटा 1815 तक इंडिया पहले जो मेजर एक्सपोर्टर हुआ करता था टेक्सटाइल का, पूरे वर्ल्ड मार्केट में मेजर एक्सपोर्टर था टेक्सटाइल का, कौन, इंडिया। वो एक बड़ा इम्पोर्टर बन गया क्योंकि अब वो हमसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं और हमें ऊट पटांग कुछ भी प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो हम मेजर इम्पोर्टर बन गए इंग्लिश टेक्सटाइल के। लगभग 1/4 हमारा जो टेक्सटाइल था इंडिया में जो यूज़ हो रहा था वो प्रोड्यूस कौन ही करता था, इंग्लैंड। ठीक, कोई बात। मतलब बात ये समझो कि पहले हम वर्ल्ड में एक्सपोर्टर हुआ करते थे, टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे, पर बाद में हम सिर्फ और सिर्फ एक इम्पोर्टर बन के रह गए, क्योंकि ब्रिटेन मशीन मेड गुड बनाने लगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बाद मास प्रोडक्शन करने लगा, और हमारे इंडिया का 1/4 जो टेक्सटाइल था वो इंग्लैंड में ही प्रोड्यूस हो रहा था। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.